हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको विदित है कक्षा 12 जीव विज्ञान विषय के चैप्टर 15 जेनेटिक्स इंजीनियरिंग की अपने स्टडी कर रहे हैं। अपने पिछले चैप्टर्स के अंदर जेनेटिक्स इंजीनियरिंग की विभिन्न प्रकार की जो तकनीक्स है, स्टेप्स है, 6 प्रकार के स्टेप्स का फॉलो किया था रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए। अब एक टॉपिक और है, एक है आणविक प्रोब, इसको बोलते हैं इंग्लिश में मॉलिक्यूलर प्रोब। आणविक प्रोब हालांकि अपने पहले भी पढ़ा है। आणविक प्रोब किसको बोलती है? डीएनए या आरएनए का एक खंड होता है जिसकी सहायता से कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए के साथ में उसकी मैचिंग करके उसका डीएनए का निर्धारण किया जाता है। तो डीएनए या आरएनए खंड जिसकी सहायता से किसी भी जीव में उपस्थित उसके पूरक खंड या पूरक डीएनए या आरएनए खंडों की पहचान की जाती है, आइडेंटिफिकेशन किया जाता है, उसको बोलते हैं आणविक प्रोब या मॉलिक्यूलर प्रोब। ये आणविक प्रोब 2 प्रकार की होती है, एक तो डीएनए प्रोब और दूसरा है आरएनए प्रोब। डीएनए प्रोब और आरएनए प्रोब आणविक प्रोब है 2 प्रकार के। अब इन मॉलिक्यूलर प्रोब्स या आणविक प्रोब्स का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है? तो ये 1 नंबर में देखें, विशिष्ट डीएनए या आरएनए खंडों की पहचान करने में। किसी भी प्रकार के डीएनए या आरएनए खंडों को अपने अगर पहचानना है तो मॉलिक्यूलर प्रोब की सहायता से उसका कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाएंगे, उसकी सहायता से उसके साथ मैच करेंगे और मैच करके उसे पहचान करेंगे। दूसरा उपयोग है इसका भोजन में प्रदूषकों की पहचान में। भोजन के अंदर विभिन्न प्रकार के पोल्यूटेंट्स होते हैं, उन पोल्यूटेंट्स की पहचान करने के अंदर अपने मॉलिक्यूलर प्रोब या आणविक प्रोब की सहायता ली जाती है। ज़्यादातर वीआईपी लोग जो खाना खाते हैं उन खाने के अंदर किसी प्रकार का प्रदूषक या पॉइजन वगैरह न हो, इनकी पहचान करने के लिए अपने मॉलिक्यूलर प्रोब्स को यूज लेते हैं। इसके अलावा फॉरेंसिक साइंस के अंदर, अपराध विज्ञान के अंदर ज़्यादातर सबसे ज़्यादा इसका उपयोग किया जाता है। फॉरेंसिक साइंस के अंदर जैसे किसी की हत्या हो गई है या किसी का अगर रैप हो गया है, इस हत्या या रैप के मामले के अंदर उसके सैंपल डीएनए या आरएनए या अंदर जो भी उसका सैंपल्स लिया जाता है बॉडी का, उसके साथ में उसके डीएनए की मैचिंग की जाती है ताकि विशिष्ट अपराधी को पहचाना जा सके। इसके अलावा पैतृकता के निर्धारण में माता पिता, किसी संतान के माता पिता से संबंधित विवाद हो, यानी पैतृकता के मामले के अंदर विवाद का निर्धारण करने के लिए अपने मॉलिक्यूलर प्रोब आणविक प्रोब का यूज किया जाता है। इसके अलावा पारिवारिक रिश्तेदारी निर्धारण के अंदर, यानी नज़दीक का रिश्ता किसके साथ में, तो उसको निर्धारण करने के लिए भी आणविक प्रोब या मॉलिक्यूलर प्रोब का काम में लिया जाता है। इसके अलावा प्लांट्स के अंदर जो क्रॉप्स होती है, अच्छे सीड्स होते हैं फसलों और अच्छे बीजों के निर्धारण के अंदर, और इसके अलावा अच्छे वैरायटी वाले प्लांट्स को भी आइडेंटिफाई करने के लिए मॉलिक्यूलर प्रोब्स का काम में लिया जाता है। तो ये डियर स्टूडेंट्स, ये थे आणविक प्रोब, उसके प्रकार और उसकी महत्व। इसके बाद के अंदर ये टॉपिक आता है अपने जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था, अपने क्लोनित जीन का विश्लेषण किस प्रकार से करते हैं, यानी एनालिसिस क्लोन जीन्स, यानी क्लोनित जीनों का विश्लेषण किस प्रकार से करते हैं, यानी उसका एनालिटिक किस प्रकार से करते हैं। तो क्लोनित जीनों को पहचान करने के लिए कुछ तकनीकों का विकास किया गया है, कुछ टेक्निक्स का विकास किया गया है। ये टेक्निक्स आगे दी गई है। 1 नंबर टेक्निक्स की स्टडी करेंगे अपने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल एक प्रकार की केमिकल होती है, इलेक्ट्रोफोरेसिस यानी एक तकनीक का नाम है, उसके अंदर जेल केमिकल का यूज किया जाता है, उसको बोलते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस तकनीक। और ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस तकनीक के अंदर देखें, ये विधि डीएनए खंडों को शुद्ध करके, यानी डीएनए खंडों में से एक्स्ट्रा मटेरियल को हटा करके डीएनए खंडों को शुद्ध करके अलग करने में काम में ली जाती है। इस विधि में विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से ऋणावेशित डीएनए खंडों को उनके आकार के आधार पर अलग किया जाता है। यानी इस विधि के अंदर विशेष प्रकार का एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उत्पन्न किया जाता है। उस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के प्रभाव से ऋणावेशित डीएनए खंडों, यानी जो उसके ऊपर चार्ज आ गया डीएनए खंडों के ऊपर, उन चार्ज के आधार के ऊपर बड़े खंड अलग हो जाएंगे और छोटे खंड अलग हो जाएंगे, यानी आकार के आधार के ऊपर उनके बैंड बन जाएंगे, अलग अलग सेगमेंटेशन बन जाएंगे। अभी आगे डायग्राम्स के अंदर बताएंगे। इस उपकरण के अंदर, यानी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस उपकरण के अंदर दो प्रकार के जेल काम में लिया जाता है। एक तो एगारेज जेल होता है, दूसरा पॉली एक्रिलेमाइड जेल होता है। जेल अणुओं के बीच के अंदर विशेष प्रकार के छोटे छोटे छेद उपस्थित होते हैं, जिसके कारण ये
आणविक छलनी की तरह काम करती है। उनमें से ये डीएनए के अणु निकल जाते हैं, आणविक छलनी की तरह काम करती है। डीएनए खंडों को अभिरंजित करके यानी विशिष्ट प्रकार के रंजकों की सहायता से उसको रंग करके डीएनए अणुओं को, और फिर क्या करते हैं, विद्युत आवेशित करके उनके ऊपर चार्ज कर दिया जाता है। नेगेटिव एनोड और कैथोड के द्वारा चार्ज करके इनको इसके आकार के आधार के ऊपर अलग अलग अपने बांट अलग अलग आ जाते हैं, जिससे उनके अलग अलग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर अलग अलग प्रकार के बैंड उत्पन्न हो जाते हैं। यहाँ देखें, यहाँ जूम करके दिखाएं, ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक उपकरण है, इसके अंदर ये बैंड दिखाए गए, ये बड़े डीएनए, इसके बाद में छोटा, इसके बाद में सबसे छोटा, आगे ही आगे। तो ये धनात्मक सिरा है, इस साइड में ऋणात्मक सिरा है, इस साइड में कैथोड है, इस साइड में एनोड है। ये एनोड है यानी धनात्मक सिरा होता है, धनात्मक सिरे के ऊपर सबसे छोटा डीएनए का टुकड़ा होता है, वो आ जाता है। सबसे छोटा डीएनए का खंड किस स्थान के ऊपर आता है, एनोड की तरफ आता है। तो इस प्रकार से ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर विद्युत आवेशित जो एनोड्स है, एनोड्स की तरफ सबसे छोटा डीएनए और इस साइड में कैथोड की तरफ सबसे बड़ा डीएनए खंड अलग अलग आकार के आधार के ऊपर विभक्त हो जाता है, अलग अलग बैंड बन जाती है। अब इसके बाद के अंदर बाद में इस जेल को अभिरंजित करके इसको विशेष प्रकार की परावैंगनिक विकिरणों से उपचारित किया जाता है। परावैंगनिक विकिरणों की सहायता से उपचारित किया जाता है। अल्ट्रावायलेट किरणों के अंदर देखते हैं तो ये डीएनए खंड किस प्रकार के दिखाई देते हैं, चमकीले नारंगी दिखाई देते हैं। इनकी सहायता से अपने अलग अलग इनको पहचान कर लेते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, 2 नंबर तकनीक अपने पढ़ेंगे, ब्लोटिंग टेक्निक्स या ब्लोटिंग तकनीक। इस ब्लोटिंग तकनीक्स को सर्वप्रथम इसका विकास है वो एक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया है। उस वैज्ञानिक का नाम है E.M. सदर्न। E.M. सदर्न ने इसका विकास किया गया, इसलिए इस तकनीक को सदर्न ब्लोटिंग तकनीक भी कहते हैं। सदर्न ब्लोटिंग तकनीक भी कहते हैं। किसको? इस ब्लोटिंग तकनीक को सदर्न ब्लोटिंग तकनीक क्यों कहते हैं? क्योंकि E.M. सदर्न नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम इसका विकास किया था। इसके अंदर देखें क्या काम करते हैं। इस तकनीक में डीएनए खंडों को, डीएनए के जो टुकड़े होते हैं, इन डीएनए के टुकड़ों को एक विशेष प्रकार का केमिकल होता है, उस केमिकल को बोलते हैं नाइट्रोसेलुलोज। इस नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर यानी पेपर के ऊपर स्थानांतरित कर दिया जाता है। डीएनए खंडों को किसके ऊपर? नाइट्रोसेलुलोज पेपर के ऊपर स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो ये किसके अंदर काम में लिया जाता है? सदर्न तकनीक। डीएनए खंडों के विश्लेषण करने के लिए सदर्न तकनीक या ब्लोटिंग टेक्निक्स का काम में लिया जाता है। इसके बाद में दूसरी टेक्निक है 1979 के अंदर आल्विन नामक एक वैज्ञानिक हुए। उस आल्विन नामक वैज्ञानिक ने डीएनए खंडों की तरह ही आरएनए खंडों को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद के अंदर नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर के स्थान के ऊपर, इसके अंदर डीएनए खंडों को तो नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर काम में लिया जाता है, इसके ऊपर स्थानांतरित करते हैं, परंतु यहाँ पर नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर के स्थान के ऊपर एक विशेष प्रकार का केमिकल है एमिनो बेंजाइल ऑक्सीमिथाइल पेपर यानी पत्थर के ऊपर स्थानांतरित करके एक नई तकनीक का विकास किया गया था। इस नई तकनीक का नाम है नॉर्दर्न ब्लोटिंग टेक्निक्स। नॉर्दर्न ब्लोटिंग टेक्निक्स का विकास किसने किया था? आल्विन नामक वैज्ञानिक द्वारा किया गया था। ये जो नॉर्दर्न ब्लोटिंग तकनीक्स है, इस नॉर्दर्न ब्लोटिंग तकनीक्स के अंदर आरएनए खंडों का विश्लेषण किया जाता है, यानी जो राइबोन्यूक्लिक एसिड के जो सेगमेंट्स होते हैं, टुकड़े होते हैं, खंडों का विश्लेषण करने के लिए किसको काम में लिया जाता है? नॉर्दर्न ब्लोटिंग तकनीक्स को काम में लिया जाता है। इसी प्रकार से प्रोटीनों के विश्लेषण करने के लिए एक तकनीक का विकास काम में लिया जाता है। इस तकनीक को बोलते हैं वेस्टर्न ब्लोटिंग तकनीक, वेस्टर्न ब्लोटिंग तकनीक्स। और इस वेस्टर्न ब्लोटिंग तकनीक्स का विकास है वो सर्वप्रथम तोबिन नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया जाता था। तो ये स्टूडेंट्स अपने क्लोनित जीनों के विश्लेषण करने के लिए कुछ तकनीक्स थी, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस और ब्लोटिंग टेक्निक्स। नेक्स्ट तकनीक के अंदर अपने करेंगे पीसीआर तकनीक्स। धन्यवाद।